चलें जी बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी क्राइटेरियन। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्राइटेरियन। ठीक है, अगर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, यानी इसमें नंबर ऑफ़ अननोन्स यानी एक्स जो कॉलम मैट्रिक्स है उसका उसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो एन है। ठीक है, या जो कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक है, x1 x2 x3 आप लिखते होते थे। ठीक है, तो वो जो है अगर अननोन जो हैं वो एन हो और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस जो दी हुई हों वो हमें दी हुई हों, यानी ए का जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ठीक है, वो हमारे पास एन एम हो, और अगर m इज़ इक्वल टू n हो तो हम कहते हैं सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, यानी सॉल्वेबल होगा। दूसरा, अगर हम इस मेथड से करते थे कि ए एक्स इज़ इक्वल टू बी से, तो हमें पता है कि सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करे। दूसरे लफ्ज़ों में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो ज़ीरो हो। अब जब हमने गॉस जॉर्डन या गॉसियन एलिमिनेशन से आपने सॉल्व करना है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा ए और एक होता है ए बी। ठीक है, ए का ऑर्डर देखते हैं और ए बी का ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए जो है वो बराबर हो रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स के, ठीक है, रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स के, तो फिर हम कह सकते हैं कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, यानी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज़ एक्चुअली अच्छा जी, अब सोल्यूशन एक्चुअली क्या होता है? सोल्यूशन होता है x1 x2 x3 की वैल्यूज़। ठीक है, तो वो अगर का सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा या उसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल होगा, तो हमने क्या करना होता है, हमने जैसा कि आप एग्जांपल में देखते हैं हम। ठीक है, मसलन आप देखें 163 पेज के ऊपर। ठीक है, 163 पेज के ऊपर देखें तो आ जाता है जनाब, हमने एक सिस्टम को सॉल्व किया। ठीक, पेज नंबर एग्जाम्पल 6 था 162 पेज के ऊपर, उसके 163 पेज के ऊपर उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया हुआ है। ऑगमेंट ए मैट्रिक्स कौन सा था? ये कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स था, और ये पूरा मैट्रिक्स कौन सा है? ये ए बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर हमने देखना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या उसका कोई ना कोई सोल्यूशन पॉसिबल है, तो हम रैंक ऑफ ए देखेंगे और रैंक ऑफ ए बी देखेंगे। ठीक है, अब इस केस में अगर हमने ये सॉल्व किया क्वेश्चन गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से, तो हमने देखा 1 2 3 4। ठीक है, तो ए का रैंक क्या है? 4 नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो ए का रैंक हो गया 4। और ए बी मैट्रिक्स पूरे को देखा तो उसका रैंक क्या हो गया? 1। पूरे को देखें, ठीक है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4, उसका भी रैंक 4 हो गया। तो सिस्टम ये कंसिस्टेंट है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। ये कौन सा सिस्टम है? दिस इज़ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है ना, तो उसका सोल्यूशन आपने इस तरह पॉसिबल है, या उसका कंसिस्टेंसी क्राइटेरियन ये है। ठीक है, और इसी तरह अगर सिस्टम, अब हम बात करेंगे होमोजीनियस सिस्टम की। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? होमोजीनियस सिस्टम था, मैंने आपको बताया कि ऐसी तमाम इक्वेशंस का सिस्टम, लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम, जिसमें आपने यूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं, ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनाते हैं, और ये वाला जो है ये कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स बनाते हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम में जो कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स है वो ज़ीरो होता है, नल मैट्रिक्स होता है, यानी उसमें कांस्टेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसा जो सिस्टम है, इसके लिए क्या मसला है भाई? ठीक है, चलिए फ़िलहाल मैं आपको बताऊं। ठीक है, अच्छा, अब ठीक हो गया। ठीक हो गया, तो अब हम कहते हैं कि अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो उसमें यूँ लिखा हुआ होगा जनाब, a11 x1 a12 x2 प्लस a13 x3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हो सकता है तीन, मतलब तीन अननोन्स हो, a21 x1 a22 x2 a23 x3 a231 x1 a32 x2 a33 x3। एक और रख लेते हैं, जान के मैं ऐसे करी हूँ। ठीक है, x1 42 x2 a43 x3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है जनाब, इसमें है जनाब तीन अननोन्स, यानी x का जो
कॉलम मैट्रिक्स हैं, एक्स का जो ऑर्डर है 3 है, ठीक है ना, 3 एंड 1 रो है और 3 कॉलम है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ए का जो मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स है जनाब, इसके 3 कॉलम्स हैं और 4 अननोन्स हैं, 4 रोज़ हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ को अगर मैं कहती हूँ, नंबर ऑफ़ रोज़ को अगर मैं कहती हूँ 4m, ठीक है, और नंबर ऑफ़ अननोन्स को कहती हूँ मैं n, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर सिस्टम ने कंसिस्टेंट होना है, होमोजीनियस सिस्टम में, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, होमोजीनियस सिस्टम का एक सलूशन हमेशा पॉसिबल होता है। सलूशन क्या होता है एक्चुअली? वेरिएबल्स की वैल्यू होता है। एक्स का जो ये जो एक्स था या कॉलम मैट्रिक्स था, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर जो नंबर्स आते हैं, वो सलूशन होता है, ठीक है। या x1 x2 की वो वैल्यूज़ जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई, दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम कहें कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसका एक सोल्यूशन ज़रूर पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर मैं कहूँ हमेशा पॉसिबल है x1 x2 x3 एट ए टाइम अगर ज़ीरो हो जाए सारे वेरिएबल्स, तो देखो ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो एक सोल्यूशन यानी कि 0 0 0 0 जो है वो तो हमेशा होमोजीनियस इक्वेशंस का पॉसिबल होगा, एंड वो सोल्यूशन कहलाता है ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी की बात फिर हम तब करेंगे जब उनका कोई ना कोई सोल्यूशन पॉसिबल होना बात नहीं है, बल्कि वो है कि उनका कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर होमोजीनियस सिस्टम के लिए हम फिर क्या कहते हैं कि जो नंबर ऑफ़ अननोन्स हैं, या जिसको हम कहते हैं n, ठीक है, वो जो है हमेशा शुड बी कि हम कहेंगे कि रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन रैंक ऑफ नंबर ऑफ़ अननोन्स, या n, या नंबर ऑफ़ अननोन्स, ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। For non-homogeneous equations, rank of A should be equal to rank of AB। तो फिर जब अगर, ठीक है, जैसे गॉस जॉर्डन के गॉसियन एलिमिनेशन में हम चेक करते हैं, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट और उसका सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट और उसका सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। और फॉर होमोजीनियस इक्वेशंस का सिस्टम जो है लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है, लीनियर सिस्टम, ठीक है, उसके लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल होता है अगर रैंक ऑफ, इसमें क्योंकि रैंक ऑफ ए बी की बात ही नहीं आती, क्योंकि बी तो इसमें ज़ीरो होता है, ठीक है। रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन रैंक ऑफ नंबर ऑफ अननोन्स, तो फिर सोल्यूशन उसका कोई ना कोई नॉन ट्रिवियल पॉसिबल हो गया। फ़र्क समझ आ गई आपको? होमोजीनियस क्या है, नॉन होमोजीनियस क्या है। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं बेटा, या जो प्रॉब्लम्स हैं, चूँकि वो लेंथी हैं, तो मैं इनकी छोटी छोटी वीडियोस आपको समझाने के लिए अपलोड कर दूँगी। वैसे तो ये चैप्टर इंतहाई फिर आसान हो जाता है अगर आप लोग इसको समझ गए हैं और इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं आपको इसकी वीडियोस बनाऊंगी। अब लास्ट टॉपिक जो है दैट इज़ नेट फ्लो प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब जब सड़कें वगैरह बनती हैं या सड़कों के ऊपर लोड देखना हो या पाइपलाइंस बिछती हैं या कुछ, ठीक है, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे जंक्शंस वगैरह के ऊपर आपने अगर ये अमाउंट लगाना हो अपनी किसी भी काम के लिए,
किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो इंजीनियर्स वगैरह काम करते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं कि इस जंक्शन से कितना फ़्लो पॉसिबल है या फ़्लो निकल सकता है या आ रहा है अपनी स्टडी के लिए। तो ऐसे ये चीज़ जो है ये हम नेट फ़्लो चार्ट्स बनाकर और मैट्रिसेस की मदद से इन प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किसके ऊपर बेस करती हैं, ये मतलब ये नेट फ्लो प्रॉब्लम्स जो हैं इनको सॉल्व करने के तरीका या मैट्रिसेस बनाने का इनकी इक्वेशंस बनाने के लिए किस बेस पे पाथ फ्लो करते हैं कि फ़्लो इज़ कंजर्व्ड, ठीक है, कि जो हर जंक्शन या हर पॉइंट जहाँ के ऊपर जो है ट्रैफिक या जो फ़्लो है वो ज़्यादा होना है, हर तरफ से आना है, उसको हम कंज़र्व रखें। इस असूल को लेते हुए हम जो हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मसलन हम आपको दिखाते हैं कि एग्ज़ाम्पल 10 की तरफ अगर आप देखें, ठीक है, और इसको हमने सॉल्व करना है इसका, कि हमसे पूछा जाए, मसलन हमें फ़्लो चार्ट बना के दिया है, ठीक है, और कहा है कि ए जंक्शन की तरफ आने वाली जो ट्रैफिक है वो 360 है, 360 गाड़ियाँ आ रही हैं, x1 इसको लीव कर रहा है, पढ़ो ना इस फ़्लो को चार्ट को, ठीक है, और बी के अंदर 250 आ रहा है और x1 भी आ रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर पॉइंट पे। फिर सी पॉइंट की तरफ देखा जाए तो इसमें से 220 गाड़ियाँ या जो भी फ़्लो है वो आउट हो रहा है, x4 जो है वो बी में से निकल के सी के अंदर आ रहा है, और इसी तरह x2 जो है वो सी में से निकल के डी की तरफ जा रहा है, और डी में से 360 गाड़ियाँ या फ़्लो जो भी अमाउंट है वो बाहर जा रहा है, और x3 जो है वो एंटर हो, ठीक है। पहले तो इस फ़्लो को समझें। अब हमसे मुख्तलिफ कोई प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करनी हो, हमसे कहा जाए x1 निकाल दें, x4 निकाल दें, x3 निकाल दें, ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, कि हमसे पूछा जाए तो हमें सबसे पहले क्या असूल अपनाना है, हमने सबसे पहले हर जंक्शन के ऊपर यानी ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर और डी के ऊपर जितना ट्रैफिक की बात है, यह इस एग्ज़ाम्पल में ये कहा गया है कि लाहौर की एक जो ट्रैफिक है, रोड है, सिटी की ट्रैफिक है, उसमें व्हीकलर ट्रैफिक है, तो वो जनाब इस तरीके से जा रही है। आप हमें पहले इसका हमें निकाल के दिखाएं, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम निकाल के दिखाएं, या इसमें बताएं कि x1 x2 x3 x4 क्या है, ठीक है। अब बाकी स्टेप्स तो उन्होंने आपको सिखाए कि आपने किस तरह जाना है, लिखा हुआ, ठीक है। तो हमने भी इसी तरह करना है कि अगर हमें कहा जाए x1 x2 x3 x4 निकालें तो हमने क्या करना है, हर जंक्शन के ऊपर बनने वाली ट्रैफिक फ़्लो, ये फ़िलहाल यहाँ ट्रैफिक है तो उस फ़्लो को हमने किस असूल पर बेस करना है, हमने ऐसे इक्वेशंस बनानी है कि नेट फ़्लो एंटरिंग द जंक्शन इज़ इक्वल टू नेट फ़्लो गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन, ठीक है। तो हम ये बनाएंगे जी 360 रुपीज़ जो है, 360 की ट्रैफिक जो है वो अंदर चली गई, और इसमें से आउट जो हुई, आउट होने वाली दो ट्रैफिक्स थी, x1 थी और x3 थी, तो वो दोनों जो हैं वो यहाँ से आउट हो गई, ठीक है। फिर बी के ऊपर बनने वाली इक्वेशन को देखा जाए तो हम कहते हैं बी के ऊपर एंट्री ले रही है x1 और 250 और x4 आउट हो रही है, ठीक है। फिर सी के ऊपर जो ट्रैफिक है वो 220 आउट हो रही है, चाहे आउट साइड पे जिस तरह लिखे, ठीक है, 220 सी के एंट्री तो और कोई नहीं ले रही, अच्छा 220 आउट हो रही है और 220 भी आउट हो रही है और x2 भी आउट हो रही है, जबकि x4 जो है वो इन हो रही है, ठीक हो गया। और इसी तरह डी के ऊपर देखा जाए तो 360 आउट हो रही है और x3 और x2 ऐड हो रही है, अंदर जा रही है, ठीक है। इस तरह हमने इक्वेशन बना लेनी है, और उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन इक्वेशंस को लिख लें, इनको चाहे जॉर्डन मेथड से या गॉसियन एलिमिनेशन से, मगर इनको सॉल्व करें। जब आप इनको पहले सॉल्व करेंगे गॉसियन या गॉस जॉर्डन से, तो फिर चेक कर लें कि इनके सोल्यूशन पॉसिबल हैं, कितने सोल्यूशन किस तरह, तो फिर आप बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये स्पेशल केस को मैं देख लूँ, अगर आप लोग इस नेट फ्लो प्रॉब्लम, ये एग्जांपल है 170 पेज के ऊपर, ठीक है, ये 170 पेज के ऊपर है, तो 171 पेज का जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उन्होंने बनाया है उसको अगर आप ज़रा गौर से देखें, ठीक है, तो उन्होंने बनाया एंड में वो आ गया जी, जब उन्होंने इसको किया गॉसियन एलिमिनेशन की मदद से, आई थिंक,
ठीक है, देख लो, ठीक है, 360 इधर है, 390 है और 0 है, ठीक है, ठीक है। गॉसियन एलिमिनेशन की मदद से ये किया, ठीक है। थोड़ा सा भुट्टा कर लेते हैं शायद आपको नज़र ना आ रहा, ठीक है, ये लो जी, ठीक है। इन्होंने इसको सॉल्व किया तो अब देखें कि रैंक ऑफ ए जो है, ए का रैंक जो था वो 2 था, ठीक है, रैंक ऑफ ए जो था, और रैंक ऑफ ए बी जो था वो भी हमारे पास 2 निकला, तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल थी। अब ये चूँकि गॉसियन एलिमिनेशन से किया तो ये जो था हमारे पास आ रहा है 0 टाइम्स x3 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर आ रहा है x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 390, और फिर आ रहा है x1 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 360। अब ये सिस्टम तो कंसिस्टेंट था हमारे पास। अब हम x3 को देखें, ये 0 इंटू x3 इज़ इक्वल टू 0 का मतलब x3 कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम सपोजिशन लेंगे कि x3 को कुछ भी ले लेते हैं, a ले लेते हैं, b ले लेते हैं, ठीक है, और फिर इसकी मदद से x2 और x1 की कीमतें निकाल लेते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं बाय गिविंग आर्बिट्रेरी वैल्यू टू x3, यानी जितना x3 होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा x1 भी, x2 भी, ठीक हो गया। तो इस तरह हमने इनको सॉल्व करना होता है। ये सारा कुछ आप पहले भी सीख कर आए हैं। सिमिलर इज़ द केस विद एग्जांपल 9, 11, ठीक है, और ये इस तरह आपने नेट फ्लो प्रॉब्लम्स को सॉल्व अपने करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज है जनाब, अब ये एक्सरसाइज 4 है, इसकी जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, वो मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस की शक्ल में दे दूँगी, वरना इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन 9, 10 एंड 11 में हिंट्स आपको छोटे उसके फॉर्म में दे दूँगी। बाकी एक्सरसाइज 4 जो है वो इंतहाई ईजी है, आपने ये सारा सिस्टम जो है ख़ुद ही सॉल्व करना है। नेट फ्लो प्रॉब्लम्स को भी, उनको भी हम चले, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे छोटे मैसेजेस करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।